Assalamu alaikum to everyone. Today the topic is properties of matter, chapter number 7 of class 9th. इससे पहले हम चैप्टर 6 तक जो है कर चुके हैं. अगर आपने इससे पहले चैप्टर 1 to 6 रिवाइज नहीं किया तो फर्स्ट यू हैव टू चेक the other chapters, then we can move forward. So इस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करना है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स और कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिफर करती हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. और जैसे कि मैटर को अगर मैटर का नाम आता है तो यू जनरली नो दैट देयर इज 3 जो आपने अब तक पढ़ी हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. यस, हमने सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस को ही पढ़ना है. एंड देन देयर इज अनदर एक अनदर स्टेट आ जाती है जिसको हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड. सो मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर. सो फर्स्ट इन चैप्टर नंबर 7, firstly we discuss the one of the most common model of the matter, that is kinematic or kinetic molecular model of the matter. That is kinetic molecular model. So अब kinetic molecular model क्या है? कुछ postulates हम इसके डिवाइड कर सकते हैं. मेजर postulates हैं कि जो जितने भी मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर अ मैटर, all matter is made up of small particles. These are the particles 1, 2, 3, infinite particles. So all the matters are made up of small particles. These particles are known as molecules. These particles are known as molecules. So the first postulate is matter is made up of small particles. So these small particles are known as molecules. So these are the molecules. The molecules remain in constant random motion. For इसका क्या मतलब है? The continuous motion का क्या मतलब है कि these are colliding with the wall or with some uniform motion. So these are in continuous motion, always in motion. Now molecules attract each other. These all are molecules attract each other. Attraction की वजह से collision होती है. For example, there is a matter, so there are a number of molecules there. For instance, this attracts with this, so a collision occurs. अब क्या होगा? At some interval ये जो point है इस जगह पे आ जाएगा और there is a collision. After collision क्या होगा? They disperse here and there. So this is the kinetic molecular model. In kinetic molecular model जो molecules है मेरे पास वो क्या कर रहे हैं? Attract each other. अब इस केस में देखें, ये अट्रैक्ट करेगा इसके साथ और एक कोलिजन अकर होगी. दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस मोशन. सो कॉन्टिन्यूअस मोशन, so this will be a continuous motion for this. So for kinetic molecular model हमने 3-4 चीजें इसकी बेसिक देखी कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. इसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. सेकंड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस मोशन में है. दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. continuous motion. Number 3 is they attract each other. They attract each other. Attract each other.
4 is जो बेसिकली जो मेरे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, ये बेसिकली 3 स्टेट्स को डिफाइन करता है, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं? वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम आगे डिस्कवर करेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द मैटर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एक मैटर है विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को मैं क्या कह रहा हूँ? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आर रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। ओके, सो कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से क्या होगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर। और बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर में एक्सप्लेन करते हैं। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So this is the kinetic molecular model after this. So now what is solid, what is liquid, what is gas, and there is a fourth one also, that is plasma. So अगर मैं देखता हूँ states of matter को, states of, now second topic is states of matter, sorry, now states of matter. States of matter. अभी तक जो हमने पढ़ते आ रहे हैं आफ्टर 8th क्लास कि जो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो 3 हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट देयर इज आल्सो अ फोर्थ स्टेट, दैट इज प्लाज्मा। सो स्टेट ऑफ मैटर इज फर्स्ट इज सॉलिड, second is liquid, third is gas, and fourth one is plasma. So state of matters are 4 जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। वन इज सॉलिड, second is liquid, third is gas, and fourth is plasma. So what are the basic differences between solid, liquid and gas? Now moving towards solid, what is solid? वो हमने पढ़ना है, हम देख रहे हैं solid की तरफ। solid, अब solid shape अब एनालाइज करते हैं तो सॉलिड शेप जो है मेरे पास वो क्या होती है? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, तो इस केस में मेरे पास सॉलिड का क्या होगा? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, दैट इज दिस इज द फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज द बाउंड्री फिक्स्ड और जो वॉल्यूम है मेरे पास क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। इन केस ऑफ चेयर, in case of fan, in case of car, here are all the types of solids, fixed volume. Now the shape also, for example in case of car, in case of truck, in case of chair, the shape is also same. So second is shape remains same, shape constant, shape constant. Now अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर अटैच टू ईच अदर, फिक्स्ड शेप में है इसके जो पार्टिकल्स हैं, एक सेम सीरीज चल रही है इस तरह, एंड टू और सेम इसी तरह जो है। जो अब हमें क्या पता चल गया? जो उसकी जो सॉलिड के अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये जो अट्रैक्शन है, तो जो अट्रैक्शन है इसकी वो क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर, दैट पार्टिकल्स आर close to each other or very close to each other, close to
each other particles close to each other. So जो attraction होगी मेरे पास तो strong forces of attraction. So strong forces of attraction. Strong forces of attraction. No. So strong forces of attraction किस वजह से है? Because the particles are very close to each other. Now they can vibrate. Vibrate अब vibration किस point पे? For example, अब एक particle ये है इसका. I am discussing these particles, जो internal particles हैं. These are the internal particles. So second particle is this. अब क्या है? Vibration cause हो रही है. For example, this vibration and this vibration. Now जो they vibrate about their mean position. Mean position क्या मतलब है? That is this one and this one. For example, in case of pendulum, for example, a string is placed there. After some time, it moves to some extreme position. These are the extreme position, but this point is a mean position. So their vibration is about mean position at middle, for example. This is an instant. So in solid, जो उनकी vibration है, vibration particles की जो vibration है, vibration about their mean position. About their mean position. Mean position. But they एक और बात, but don't move from one plant to another or one place to another. So they are very close to each other. और ये जो अपनी जो place है, particles and solids, they are not move or they cannot replace or they cannot change their places. So जो particles है, last point is कि जो particles move from one place. Particles do not move from one place to another. So again I am summarizing. जो particles हैं, for example, I am taking this. The solids हैं having fixed shape, that is this one. First point is this, having fixed shape. They have a fixed volume. Second is this. Now solids have a strong forces of attraction, that is the third point. Particles close to each other or very close to each other, the fourth point. Vibrations about or vibration about their mean point, that is the fifth point. And the sixth part is the particles do not move from one place to another. So this is the solid shape constant, fixed volume, particles close to each other, that is strong forces of attraction between them, and particles vibration about their mean position. And particles do not move from one place to another. For example,
एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसका, स्टोन, चेयर, spoon, glass, and many more. So these are the general examples of solids. Hope you understand each and every point of the solid. Now, moving towards second, that is liquid. So liquid is more complex. अगर liquid की हम देखते हैं तो this is for example a liquid water. अब जो अगर मेरे पास कोई for example the color is not right. For example मेरा जार जो है एक कंटेनर है, ओके, दिस इज माय कंटेनर. अब दिस इज अ वाटर सरफेस. अब जो वाटर की शेप है वो कैसी है, जो उसकी शेप है इज जस्ट द शेप ऑफ द कंटेनर. फॉर एग्जांपल इन अदर केस अगर मेरे पास ग्लास है तो द शेप जो इट अकर जो लिक्विड लेगा वो कौन सी लेगा, द शेप ऑफ द ग्लास. सो लिक्विड के केस में दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप. ओके, so the distance between the particles of liquid are slightly more than in solids. Okay, जो मेरे पास सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में, इस केस में क्या होगा, there is some distance, that is there is some distance between the particles and liquid. Thus attraction between them, जो attraction है वो थोड़ी वीक होती जाएगी. Okay, second point is weaker attraction. That is weaker attraction. Now, like solid, अगर liquid की बात करते हैं, जो particles of liquid also vibrate. So they also vibrate above their mean position, but are rigidly held with each other. For example, मैं अगर water particles को और solid particles को compare करता हूँ, उन्हें मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो solid particles easily break. Now in liquid में अगर मैं particles को तोड़ने की, for example water में अगर मैं कोई एक split point लेना चाहता हूँ तो their arrangement is so fixed that they are rigidly held with each other. So due to this weaker attraction of forces, they can slide over each other. What this means? Sliding means, for example, this is the layer of water, okay, on ground. इसके ऊपर अगर मैं again there is some water आ रहा है तो water के जो droplets हैं इसके ऊपर जो है वो slide करेंगे, इसलिए again sliding. So the water particles जो हैं वो क्या करेंगे, can slide over one another. Sliding take place. Thus liquid can flow. Now sliding की वजह क्या होगा, because of sliding का मतलब ये, this is the first layer. Now second layer. After this point the liquid moves or flow. This is third layer. So because of this sliding, अगर slide करता है मेरा कोई भी एक system, so it's due to sliding the particles going to flow, so thus liquid can flow. Now the volume of a container or a certain amount of liquid remains same, but because it can flow, hence it attains the shape of the container. जो मैंने पहले आपको बात बताई कि in case of मेरे पास एक जार है बड़ा तो वो जार की शेप ले लेगा, in case of glass तो वो ग्लास की शेप ले लेगा. For example, इस केस में water is the primary example of liquid. Water, juice, oil are all the example of liquids. So these are liquids अगर हम liquids की बात करते हैं. So now the third is gas. Gas की अगर हम बात करें तो gases की जो, for example this is my container.
तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फार फ्रॉम ईच अदर, जनरली वो कंटेनर की जो वॉल्स के साथ होते हैं ज्यादातर, तो कंटेनर्स की वॉल के साथ वो टकरा रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली गैसेस. सो the distance between them, between the molecules are larger than liquids and gases. So जो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ बिटवीन द पार्टिकल्स, तो जो गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है. सो दे नो फिक्स्ड शेप, and due to no fixed shape, no fixed volume. No fixed volume. They can be filled in any container of any shape. For example, अगर मैं example ले रहा हूँ balloon की, so gases can fill in this system also. अगर मैं एक cylinder की example ले रहा हूँ, तो gases can fill in also in this system also. So they can flow in every system or they can fill in every system. Their molecules have random motion. Random motion का मतलब ये है कि they are always in not in continuous motion. They can collide. For example, these particles collide and these can in for example this type of motion, random motion. Okay. In gases, molecules are much further apart than the solids. जो मैं पहले बता चुका, due to particles move from each other, because जो उसके जो particles हैं वो generally at wall होंगे, और wall भी होने की वजह से there is a large space between them. So in gases, molecules are much further apart from solids and liquids. The gases are much lighter. In case अगर मैं बात करता हूँ, for example, I filled gas in a balloon, तो इस केस में जब क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है लेस डेंस हो जाएगा, so it can easily move above. So above होने के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास लेस होनी चाहिए. So in gas case, the density of a system is very less. They can be squeezed into a smaller volume. For example, एक मेरा सिस्टम है, उसको मैं अगर मैं स्क्वीज करता हूँ और उसको मैं कंप्रेस करता हूँ, गैसेस कैन इजीली कंप्रेस होने की वजह से, फॉर एग्जांपल देयर इज अ गैस स्टोर्ड इन अ बिगर रूम, आई कैन स्क्वीज इन फॉर एग्जांपल इन अ बॉटल, सो दे कैन इजीली कंप्रेसिबल. सो दिस इज द पॉइंट कि हम लिख सकते हैं कि दे आर इजीली compressible. The molecules of a gas are constantly striking the wall of the containers. So because क्यों होते हैं? Because they are in random motion. For example, ये particle है, ये पहले अगर random motion में होगा, so they can collide with this wall. फिर after this इसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दिस वॉल, फिर वो दोबारा इस वॉल से टकराएगा, फिर वो किसी पार्टिकल से टकराएगा. तो दे बेसिकली स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो द गैस रिजल्ट प्रेशर ऑन वॉल, और वॉल पे प्रेशर होने की वजह से जो मेरा वॉल्यूम है इन द गैस इंक्रीजेस. सो इन केस ऑफ बालून, अगर मैं स्टार्टिंग में गैस कर रहा हूँ तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, आफ्टर सम टाइम वो उसका वॉल्यूम बढ़ता है. बढ़ने की वजह क्या है? वजह ये है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एक्सर्ट प्रेशर. तो प्रेशर होने की वजह से इट एक्सटेंड, वो जो बालून का सरफेस है वो एक्सटेंड करता है और बालून बिकम्स अ बिगर बालून. सो दी जो प्राइमरी एग्जांपल है वो हो गई एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen, methane, all are the examples of gases. Now, fourth case, which is new to you, new to all the students of class 9, that is plasma. What is plasma?
प्लाज्मा की अगर हम बात करें और हिस्ट्री को देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो काइनेटिक एनर्जी है ना मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज करती जाती है इफ अ गैस इज हीटेड कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कंटेनर है और इसके अंदर गैस है। नाउ आई एम हीटिंग सोर्स ऐड हो रहा है, दैट इज हीटिंग। फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस क्या है, दैट इज फर्स्ट जो स्टेप मेरे पास क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कब कब करेगी, जब मेरे जो गैस है वो हीट उसे हीट करेंगे। गैस को हीट करने की वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। फर्स्ट स्टेप इज काइनेटिक एनर्जी increases. Now, due to kinetic energy, this causes the gas molecules to move faster and faster as the kinetic energy increases. हमें पता है कि हमें kinetic energy equals to half mv square। अगर kinetic energy increase हो रही है, इसका क्या मतलब है, mass remains same। Mass remains same. The only thing which increases is the velocity. So velocity increases due to kinetic energy increases. अगर हमारी kinetic energy increase हो रही है तो second जो हमें क्या हो रहा है, this causes the velocity increases. Now अब velocity increase होने की वजह से जो collision है मेरे पास, faster and faster the collision between the atoms and the molecules of gas becomes so strong that they can tear off the atoms। ये वो जो एटम्स है, एटम्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। इतनी कोलिजन, फॉर एग्जांपल इतने जोर से कोलिजन हो रही है कि जो ये पार्टिकल है, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्टिकल्स, सब 3 पार्टिकल्स। नाउ आफ्टर दिस these 3 particles टकराएंगे। these 3 particles are also converted into 3 particles due to higher velocity। जो मेरा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से टकराएगा और वो जो बड़ा एटम है इसको तोड़ना शुरू कर देगा। सो एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन। तो मेरे पास क्या बनने शुरू हो जाएंगे, दैट इज पॉजिटिव आयन। So this form of ionic state is called plasma. इस स्टेट को हम कहेंगे प्लाज्मा। So I am again that is, अगर मैं अपने गैस को हीट कर रहा हूँ, दैट इज दिस इज एक जार में मैं गैस ले रहा हूँ और इसको कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहा हूँ, तो हीटिंग से क्या होगा, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। as we know that kinetic energy is equals to half mv square। kinetic energy increase होगी तो velocity increase होगी। now due to increase in kinetic energy velocity increases। अब velocity इतनी ज्यादा increase हो जाएगी जो atoms को तोड़ना शुरू कर देगी। for example a bigger atom converts into 3 and this 3 अगर एक पार्ट है तो वो further 3 में टूट रहा है। so जो बड़ा एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज। so जो मेरा प्लाज्मा है वो एक सिस्टम है, ये मेरे जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस की वजह से जो मेरे एटम्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन लूज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आ जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज और दिस आयनिक स्टेट इज नोन एज प्लाज्मा। सो अगर मैं प्लाज्मा को डिफाइन करता हूँ, so plasma is just a gas occurs in its ionic state is known as plasma। So plasma is just a gaseous and positive ion। Okay, so most of the matter that fills in the universe is plasma। About 90% of the universe made up of plasma। So plasma is everywhere। Now plasma allows electric current to pass through it। So without plasma, why plasma allows electric current to pass? अब इसका क्या रीजन है? Because there is attraction between negative ion and a positive ion। Because what is positive ion? Positive ion is the plasma।
So there is attraction between positive and negative. This will create electric current in a wire in a system. So it generates electric current too. So now यहाँ पे हमारी जो 4 states हैं, that is solid, liquid and gas, वो complete हो रही हैं. So in case these are the major, अगर हम matters को describe करते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हें define करना जरूरी है कि what are the states of the matter. Now moving forward, some of the now properties of the matter. First property that is very common in physics is density. So what is density? Density is just the mass per unit volume. Density equals to mass per unit volume, that is mass by volume. Now, अब इस केस में क्या है? What is mass? What is volume? अगर हम डिस्क्राइब करते हैं एक सिस्टम को, that is this is my volume, okay, this whole is my volume. Now इसके अंदर, for example, this is the amount of mass. For example, mass is 10 kg and the volume is 1000 meters cube. So in case तो डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? डेंसिटी इक्वल्स टू, अब डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं दैट इज बाय रो. दिस इज द रो साइन. mass is 10 kg, 10 kg divided by what is the volume? 1000 meter cube. So डेंसिटी मेरे पास हो जाएगी इस केस में 0 डिवाइड बाय 0 एंड इट्स, अगर ये ऊपर जाता है तो इट्स 10 - 2 किलोग्राम meter per cube. So density is the ratio of mass per unit volume. So हम density क्यों use करते हैं? To know which substance is heavier or which is lighter. अगर हमें देखना है कि कौन सा सब्सटेंस हैवियर है या लाइटर है तो हम उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हायर होगा और जिसकी डेंसिटी लेस होगी तो वो लाइटर होगा. सो अब इसकी यूनिट पे अगर हम आए तो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले, लेकिन डेंसिटी इक्वल्स टू किलोग्राम, दैट इज mass, and whatever is volume, that is meter cube. So it's equals to kilogram per meter cube. Density equals to kilogram per meter cube. अब मेरे पास डेंसिटी के साथ अगर as we know that density equals to mass by volume, अब यहाँ से हम mass भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? Density equals to mass by volume. By multiplying volume with this, we can find the mass. Mass equals to density into volume. Now third is, we can also find the volume. Volume equals to mass by density. So these are the three formulas. That is first one, second one and third one. ये तीनों फार्मूला मेरे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं. So density is just the mass per unit volume. To denote the density, rho sign is used, and density equals to kilogram per meter cube, that is the unit of the density. So this is the major part of the density कि हमें properties of, अगर मैं substance में आते हैं तो सबसे पहले हमें density का पता होना चाहिए. और density क्यों पता होनी चाहिए कि हमने एनालाइज करना है कि which substance is heavier or lighter. इस केस में हमने क्या करना है, उसकी डेंसिटी मेजर करनी है. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सब्सटेंस हैवियर होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सब्सटेंस लाइटर होगा. नाउ
The second is pressure. Moving towards pressure. What is pressure? Pressure is just force per unit area. कितना, for example, force, this is my area. This is my area A, and a force is applied there. So the pressure equals to pressure equals to force by area. Force by area. Now, what is the, to find the units? तो फोर्स जो मेरे पास है होती है न्यूटन एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर. So its unit is Newton per meter square. So pressure is a scalar quantity. So again, pressure is just force per unit area है. कितना फोर्स मेरी एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, so pressure must be equal to 10 Newton divided by 10 meter square. So this is the method to find the pressure. अब pressure को define, pressure is a vast term. अगर मैं अब pressure की general terms पे आता हूँ, first is the atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? और atmospheric pressure कैसे change होता है और इसकी value कैसे differ होती है, इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले atmospheric pressure को describe करते हैं. What is atmospheric pressure? The density of air in atmosphere. अगर मैं atmosphere की बात करता हूँ, it's not uniform. Why? It decreases continuously as we go up. और अगर मैं देखता हूँ कि प्रेशर किस तरफ से एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम, अगर मेरा प्रेशर इधर pressure exerts in all direction. Pressure exerts in all direction. So the direction जो उसकी जो amplification है, जो उसकी शिद्दत है, it depends not on a point, it depends on all the direction. वो हर direction पे एक सा ही pressure apply करता है, pressure. So atmospheric pressure acts in all direction. This is the main point. So the first point is the density of air is in atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up. Go up क्या मतलब? For example, this is my sea level. Sea level. जो मैं ऊपर जा रहा हूँ, for example, I am approaching towards hills, that has Murray Hills. As we move up, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या होगा? लेस होगा, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा. अब जो मैं सी से ऊपर जा रहा हूँ, the pressure decreases. So as we go up, the pressure decreases. Now pressure exerts in all direction. अब measuring of atmospheric pressure. How to measure atmospheric pressure? अब हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है. To measure the pressure, the instrument used is the barometer. Barometer is used for measuring atmospheric pressure. At sea level, अगर sea level में बात करता हूँ मैं, the atmospheric pressure is sea level पे जो है मेरे पास, at sea level जो atmospheric pressure है मेरे पास वो है 101,300 पास्कल. 1,01,300. So this is the pressure at sea level. और अगर मैं उस चीज को डिफाइन करता हूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेजरमेंट के लिए, दैट इज बैरोमीटर. और बैरोमीटर में भी सिंपलेस्ट जो बैरोमीटर है, इट्स नोन एज मर्करी बैरोमीटर. वो बैरोमीटर जिसके अंदर मर्करी यूज हो रहा है, इट्स नोन एज अ मर्करी बैरोमीटर. एट सी लेवल, द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम अबव द मर्करी एंड ट्रफ is found to be about 76 centimeter. So अगर मैं बात करता हूँ कि
सी लेवल की, दिस इज माय सी लेवल, सी लेवल पे जो मरकरी की जो हाइट है, मेरे मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो है मेरे पास 7-6 सेंटीमीटर, दैट इज मरकरी हाइट। मरकरी कॉलम, और अगर मैं अपने सी लेवल प्रेशर देखता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू 101,320 पास्कल। So pressure exerted by this system equals to this one, कि जो मरकरी का जो प्रेशर कॉलम है मेरे पास, ये बेसिकली उस सी लेवल के प्रेशर के बराबर है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मरकरी कॉलम कितना 76 सेंटीमीटर पे, इज इक्वल्स टू इज अबाउट 101,320 पास्कल। सो मरकरी इज, अगर मैं मरकरी देखता हूँ कि हाउ मच डेंसर मरकरी इज, बेसिकली 13.6 टाइम्स heavier than water. So now again, जो मरकरी कॉलम जो मेरे पास एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज प्रेशर इज कंप्लीटली एट 76 सेंटीमीटर, और इस 76 सेंटीमीटर को मैं अगर अपने प्रेशर एट सी लेवल पे मेजर करता हूँ तो इट्स इक्वल टू 101,320 पास्कल। तो मरकरी इज 13.6 times heavier than water, that at sea level, अगर सी लेवल की बात करता हूँ, वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड बी, नाउ हाउ टू फाइंड वर्टिकल कॉलम, अगर मेरे पास 0.76, what is this 0.76? This 0.76, 76 centimeters. Because at sea level the height of mercury column above the mercury in trough is about 76 centimeters. That is the pressure exert हो रहा है, it's roughly equal to 76 of 101,320 पास्कल। सो अगर मैं वाटर का वर्टिकल वाटर को देखता हूँ एट सी लेवल, वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम में फाइंड करता हूँ, तो वाटर कॉलम को फाइंड करने के लिए 0.76 मीटर multiply by 13.6. What is 13.6? This 13.6 means that के हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो मरकरी है is basically heavier than water. How much times? 13.6. So by multiplying this, the answer is 10.34 meter. What is this value? This value is this one, that is at sea level the vertical height of water column itni hai, that is 10.34. So at sea level pressure is this one, this is the mercury column, और अगर मैं water column की बात कर रहा हूँ तो water column is 10.34 meters. So this is general atmospheric pressure. Atmospheric pressure को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है मेरे पास कौन सा, दैट इज बैरोमीटर। और बैरोमीटर की जो सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज द मरकरी बैरोमीटर। और जो अगर मैं सी लेवल पे देखता हूँ तो जो मेरी मरकरी कॉलम जो है मेरे पास तकरीबन 76 सेंटीमीटर है, और अब वो 76 सेंटीमीटर बेसिकली कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 101,300 पास्कल। सो मरकरी अगर मेरे पास 13.6 टाइम्स हैवियर है और देन वाटर, तो हाउ टू फाइंड दैट की वर्टिकल हाइट कितनी है, आपको पता है दैट इज 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर इनटू
how much time? 13.6 multiple 13.6. This is the vertical height of water column at sea level. Now, what about the variation in atmospheric pressure? कि वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि प्रेशर डजंट इक्वल एट डिफरेंट पॉइंट्स के प्रेशर जो है मेरे पास इंक्रीज और डिक्रीज करता है. डिक्रीज कब कर रहा है? जब मैं अपने सी लेवल से दूर जा रहा हूँ, और जो ही मैं सी लेवल के पास आ रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस. सो the next is the variation in atmospheric pressure. So जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर मैं सी लेवल पे हूँ, that is my sea level, pressure is high. As I move up, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्रेशर is low. So atmospheric pressure decreases as we go up. So at a height of about 30 kilometers, the atmospheric pressure becomes only 7 mm of the mercury, which is approximately 1000 pascal. आपको पता है सी लेवल पे कितना है? सी लेवल पे जो मर्करी की जो कॉलम है वो है मेरे पास तकरीबन 76 सेंटीमीटर. ओके, इट्स द सी लेवल, ये सी लेवल पे. और जो प्रेशर है मेरे पास, दिस इज फॉर मर्करी. व्हाट इज फॉर वाटर? वाटर का हमने कितना ड्राइव किया था? वाटर का जो हमने ड्राइव किया था, इट्स अबाउट इक्वल्स टू 10.34 मीटर. और कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? दैट इज 101,300 पास्कल. सो जो ही मेरा, अब मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ कि अगर मैं 30 किलोमीटर ऊपर जा चुका हूँ अपने सी लेवल से, दैट मूव्स टुवर्ड्स 30 किलोमीटर. अब इस पॉइंट पे जो मर्करी की जो हाइट है, इट्स approximately equals to 7 mm. That is mercury. और जो प्रेशर है वो तकरीबन 1000 पास्कल. So atmospheric pressure becomes zero at an altitude where air is not present. So atmospheric pressure कहाँ zero होगा? This is the main point. कि कहाँ zero होगा? Where the air is not present. Determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at that place. So it is also indicate a change in weather. अगर हम change in weather को indicate कर रहे हैं, for example in summer and winter, what is the difference of pressure? कि pressure कैसे? In a sunny day, अगर मैं air above the earth becomes hot and depends or it expands. This causes a fall of atmospheric pressure in that region. So एक hot day की बात कर रहा हूँ, तो air above the earth becomes hot. जब hot होगा तो क्या करेगी? It expands, air expands. So this cause fall of the atmospheric pressure in that region. During cold, chilly nights, air above the earth cools down. Air जब cool होगी, this causes an increase in atmospheric pressure. So अगर मेरे पास hot है तो जो मेरा atmospheric pressure है वो क्या कर रहा है? वो fall हो रहा है. Atmospheric pressure decreases. और अगर cold night में मेरे पास जो atmospheric pressure है वो increase कर रहा है. So a gradual and average drop in the atmospheric pressure means a low pressure in the neighboring locality.
सो जो ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप की बात करते हैं, इसका मतलब है देयर इज सम ड्रॉप और सम लो प्रेशर इन नेबर लोकेलिटी। सो अगर मैं माइनर एंड रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड्स, अगर माइनर हो रहा है, फॉर एग्जांपल दीज आर द पॉइंट्स, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस है अगर मेरा माइनर एंड रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है कि विंड एंड शॉरी कंडीशन है मेरे पास। अगर मेरे पास ब्रीज एंड रेन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। नाउ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, देयर इज अ स्टॉर्म एंड अ रेन एंड अ टाइफून टू अकर इन फ्यू हॉर्स। और ग्रेजुअल चेंज की बात और ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज की बात करता हूँ मैं अगर, तो इन एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर। तो ग्रेजुअल चेंज जो है मेरे पास ये प्लेजेंट वेदर की एक इंडिकेशन है। एंड द लास्ट वन इज रैपिड डिक्रीज इज द बैड वेदर अहेड। So these are the basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 conditions. Again, अगर मेरे पास ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, लो प्रेशर इन नेबरिंग लोकेलिटी। सेकंड इज अगर मेरे पास माइनर एंड रैपिड फॉल हो रहा है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन है मेरे पास विंडी एंड शॉवरी है। अगर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, किस कंडीशन में होगा, जब ब्रीजी है एंड रेन है। नाउ सडन चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि स्टॉर्म है, रेन है या टाइफून है मेरे पास। A gradual large increase in atmospheric pressure indicates a long spell of pleasant weather, or rapid decrease means bad weather ahead. So these are the, for example, these are the conditions, general conditions, और ये conditions आपको याद होनी चाहिए for MCQ. Now the liquids का केस आ गया। Now pressure in liquids। अगर मैं pressure in liquids की बात करता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और एक जार है मेरे पास, और जार के अंदर एक मेरी कोई बॉडी पड़ी हुई है, एक सरफेस है मेरे पास, फॉर केस दिस इज माय जार, दिस इज माय वाटर लेवल। अब इसके बाद क्या, उसके अंदर एक मेरा एक सरफेस पड़ा हुआ है, कोई एक सिस्टम, एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। इस पार्टिकल का एरिया दैट इज ए, देयर इज सम हाइट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जिसको मैं एच कह रहा हूँ। exert some pressure exert कर रहा है, that having some area. So pressure of a liquid हमने फाइंड करना है at depth h। ओके, इस सिंपलेस्ट केस है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड एट सर्टेन हाइट। अब इस सिस्टम की फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ भी सॉलिड हो सकता है, इन केस अ स्टोन और अ बार और अ वुड पीस, तो इस केस में मेरी हाइट वेरी कर सकती है। सो एच मीन्स के फॉर डिफरेंट हाइट। सो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, the pressure of liquid exerts in all direction, ये हम पढ़ चुके हैं। कंसीडर, अब कंसीडर करना सरफेस ऑफ एरिया। सरफेस एरिया क्या है, ए है इन अ लिक्विड। लिक्विड डेप्थ कितनी है, डेप्थ h। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, दैट इज रो। रो इक्वल्स टू mass by volume, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट mass इक्वल्स टू रो into volume, this is equation number 2। दोनों फार्मूले हमने पहले पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देखते हैं as mass equals to density into volume। अब नाउ in this case volume की अगर मैं बात करता हूँ, volume is equals to area into height। तो एरिया क्या है इस केस में, एरिया इज a, जो इस पार्टिकल का एरिया है, a into depth is h। So a into h is the volume। So putting the value of volume in this equation, तो मेरे पास mass हो जाएगा, mass equals to rho into volume की जगह क्या रिप्लेस हो गया, a into h।
So mass equals to rho AH. This is the equation number 3. Now आपको जो ये पार्टिकल है या सरफेस एरिया है, इट एक्सर्ट सम फोर्स. इस फोर्स, ये फोर्स वो एक्सर्ट करेगा जो इसका वेट ऑफ सिस्टम होगा. दैट फोर्स इक्वल्स टू वेट. So force equals to weight. This weight equals to mass m into value of g, gravitational constant, mg. So F is equals to W, W is equals to mg. As F is equals to mg, what is the value of mass? F is equals to mg. What is the value? Putting the value of equation 3 in this equation. That is equation number 4. That putting value of equation 3 in 4. So क्या हो जाएगा? S equals to mg. What is the value of mg? That is rho ah. So this equals to, sorry, this equals to rho ah and the value of g. So force, that is force equals to rho a, that is area, h is the depth, and g is the acceleration due to gravity. So force in a liquid equals to area, depth, density, and gravitational constant. So हमने find क्या करना, that is pressure. So what is the pressure? Pressure equals to force by area. So pressure equals to rho a h g by a and a cancel each other. So pressure is equals to rho g h. This is the value of a pressure in a liquid. So for a pressure, to find pressure, हमारे पास जो चीजें होनी चाहिए, that is the value of h, that is depth, and the value of rho, that is density, and the value of g, acceleration due to gravity. So this is the how to find the pressure in a liquid. So हमें सबसे पहले उसका डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी से मैच, हमें उससे वॉल्यूम पता होगा by inserting the F is equals to mg. हमने फोर्स फाइंड कर लिया. नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो वहां से हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन. So this is described totally that force is equals to rho ag and pressure is equal to force by area, and pressure is equals to rho gh. Now the next topic is Pascal's law. What is Pascal's law? Pascal's law states that the pressure exerted at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all parts of the liquid. इसका मतलब ये है कि जो pressure exert हो रहा है in every part of the system remains the same. कि pressure exerts in all direction हम पढ़ चुके हैं. Now the amount of pressure, अगर हम जो heat loss और losses को neglect कर रहे हैं, तो जो pressure की amount at every point is same and is equal to each other. So pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all parts of the liquid. This is the Pascal's law. So, for example, this is the applied pressure. These are the holes. So,
इस इन होल से जो प्रेशर निकलेगा लिक्विड का, ऑल दी होल जितना प्रेशर की अमाउंट निकल रही है, प्रेशर एंड हाउ मच पास्कल, वो सेम होगा. So this is the Pascal's law. Now the important is the applications of Pascal's law. First application is hydraulic press. Hydraulic press की जब हम बात करते हैं, what is hydraulic press? Hydraulic press is a machine which works on Pascal's law. अब hydraulic press के दो cylinders हैं of different area और different masses. So इसको डिस्कस करने के लिए हमें इसकी free body diagram बनानी पड़ेगी. So this is the free body diagram. Now in case अगर मेरे पास, this is the free body diagram, that is force in this direction. Now अगर ये मेरा छोटा, this is the smaller cylinder, इसमें मेरी force exert हो रही, that is F1, इसका area है smaller a, तो इसका force क्या exert हो रही, that is F1, and the area is small a, और pressure equals to P of small a. इस केस की बात करता हूं तो इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही, दैट इज F2, एरिया इज लार्जर a, and the pressure is P of A. So they are fitted with pistons of areas A and larger a, that is smaller a and a larger a. The object to be compressed is placed over a piston of larger area. जिसे हमने compress करना है तो इस larger system के ऊपर रखना है. Now F1 is the force applied on the piston, that is the force applied on the piston, that is smaller a, and the pressure produced by small piston, that is equally to large piston, and a force of F2 जो इसकी वजह से प्रेशर की वजह से एक्सर्ट होगी फोर्स, दैट इज F2 ऑन सिलेंडर A, लार्जर A. सो प्रेशर, अब अगर हम देखते हैं हाउ टू फाइंड द प्रेशर, सो अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू व्हाट इज द F बाय A. इस केस में मेरे पास क्या है, F1 and a smaller a, so P is equals to F1 by A. So this is the value of pressure. Now इस केस में अगर बात करता हूं मैं, P is equals to F by A. Now what is the value of F, that is F2, and what is the value of A, that is larger A. So P is equals to F2 by A. Now comparing both equations, that P is equals to F1 by A and P is equals to F2 by A. Now comparing 1 and 2, so it's equals to F1 by A equals to F2 by A. So अगर मैंने F2 फाइंड करना है, so F2 equals to, because F1 is the applied force, हमने जो फोर्स देखनी है, दैट इज एरिया भी मुझे गिवन होगा इस सिलेंडर का, और इस सिलेंडर का भी एरिया गिवन होगा. आई हैव टू फाइंड, और टू फाइंड इज द फोर्स एट दिस पिस्टन, दैट इज F2. So F2 equals to F1 by smaller a multiplied by larger a. This is the how to find the F2, that is force at larger piston. So in case अगर मेरे पास since the ratio, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ A, larger A and smaller a, always greater than 1, because this area is much higher than this area. So hydraulic system that works on this way, अगर मैं इस सिस्टम में कहता हूँ, अगर मेरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम है और इस तरीके से काम करता है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, दैट इज फोर्स
multipliers. So this is the first, ये मेरे पास first condition है, first condition or a first application of Pascal's law. Now moving towards the second or that is braking system of, this is the complete derivation. Now braking system of in a vehicle. Braking system in vehicle की जब बात करते हैं हम, so braking system का मतलब ये है कि how the braking system works in a car or in a vehicle. So अगर हम एक larger piston है, that is my pad, that is my front wheel, this is my piston, so this is a brake pedal. अब जो ही मैं एक ब्रेक पैडल के साथ ब्रेक पैडल फोर्स देता हूँ, there is a master cylinder present there. So this master cylinder, ये मेरी चार अगर मेरे पास व्हील्स हैं तो चारों के साथ कनेक्टेड है, और वो मास्टर सिलेंडर सारे सिलेंडर्स की जो मेरे पास प्रेशर है उसको कंट्रोल कर रहा है. फॉर इंस्टेंस, दिस इज माय पैड, दिस इज पैड, दिस इज द अप्लाइड फोर्स. अब इस पैड के साथ क्या चीज कनेक्टेड है? दैट इज द मास्टर सिलेंडर. मास्टर सिलेंडर. अब इस मास्टर सिलेंडर के साथ एक छोटा सिलेंडर इस व्हील का, दैट इज सिलेंडर 1. नाउ ऑफ सेकंड, सिलेंडर 2. नाउ थर्ड वन, सिलेंडर 3. एंड दिस इज द फोर्थ वन, सिलेंडर 4. सो क्या होगा, जो ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो जो मेरा सिस्टम है या मेरा ऑयल का जितनी जो क्वांटिटी है जो मास्टर सिलेंडर में है वो स्प्लिट हो जाएगी इन चारों व्हील्स में, दैट इज चारों सिलेंडर्स में. तो मेरा जो सिस्टम है वो मूव करेगा या रुकेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल, मेरी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, सो इट स्टॉप्स. नाउ इन सेकंड केस, जो फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं पैड से पाँव हटा रहा हूँ, so it's moved to the original position, और जो जितना भी मेरे पास ऑयल है वो दोबारा मेरे मास्टर सिलेंडर में आ रहा है. so अगर मास्टर सिलेंडर, दिस इज द schematic diagram. so braking system of car buses works on Pascal's law. तो जितने सिस्टम है मेरे पास वर्क करते हैं Pascal's law में. so when a force is applied on the brake pedal, it exerts force on master cylinder. This is the master cylinder, which increases the liquid pressure in it. So इसकी वजह से क्या होगा, जो liquid pressure is transmitted equally. जितना भी liquid pressure होगा वो इन सारे cylinders में equally transmit होगा through the liquids in the metal pipes to all the pistons of the cylinder. So due to increase in liquid pressure, जो ही liquid का pressure increase करेगा, the pistons in the cylinders move outwards. तो piston है वो outward होंगे to brake pads with brake drum. So the force of friction between the brake pads and the brake drum stops the wheel. So this is the complete process of braking system. जो ही मैं अपने force apply करता हूँ पैड को, so after master cylinder जितना भी liquid है वो जाता है सिलेंडर में, और ये सिलेंडर जो है मेरे पास ब्रेक ड्रम्स और ब्रेक पैड्स में जाके उन्हें फ्रिक्शन क्रिएट करता है. दिस फ्रिक्शन विल स्टॉप द व्हील. सो जो ब्रेकिंग सिस्टम में जो पैड्स और पूरा मास्टर सिलेंडर का जो एक सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन पास्कल्स लॉ. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सो फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू डिस्क्राइब, फर्स्ट वी हैव टू ड्रा डायग्राम. सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रा करनी है. डायग्राम अ सिलेंडर. एक सिलेंडर के अंदर एक लिक्विड की हाइट इतनी है, और उसके साथ मेरा जो एक और सिलेंडर उसके अंदर इमर्स्ड है,
वो इस पॉइंट पे। अब आप देखिएगा जो हमने पहले केस डिराइव किया था, वो जो मेरा सिलेंडर था दूसरा, वो किस पे था, वो सरफेस पे था। नाउ सिलेंडर इज नॉट ऑन द सरफेस। इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास जो मेरे exerts a force and also a force from here, a force that is weight, इसको मैं F1 का नाम दे रहा हूँ, और अब that is another force। अब ये फोर्स हमें डिस्क्राइब करनी है कि what is this type of force, that is F2 and the area A। अब इस केस में जो मेरे पास जो हाइट है, this is the height H total, that is the height of this one। now surface से लेके उस पॉइंट तक at the tip वो कितनी हाइट है, that is H1 and the total height is, इसको मैं दे रहा हूँ, that is H2 now। so इस केस में अगर डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, what is Archimedes principle, when an object is totally or partially immersed, इस केस में क्या है, partially immersed है in a liquid and upthrust force, this is the upthrust force, that is F2 जो हमने डिस्क्राइब की है। upthrust force मेरे पास अप्लाई हो रही है x on h equal to the weight, this F1 equals to F2, that is weight equals to upthrust, that is F, Archimedes का क्या, that is F1 equals to F2 equals to F2। F1 क्या है मेरे पास, बेसिकली weight and this is the upthrust। so weight equals to upthrust। now explanation की तरफ आते हैं, तो now considering the value of A, that is the area, now the height of the cylinder is smaller h, sorry, and the let H1 and H2 are the depth of from top and the bottom। now to derive first, as we know that the how to find this value h equals to h, हम find करेंगे total, that is H2 minus this height, so h equals to H2 minus H1, so height equals, this height equals to H2 minus H1। अब मेरे पास in case P1 and P2 are the liquid pressures, that this one P1 at this point and P1 at this point and P2 at this point। so P1 and P2 are the liquid pressures at depth, this point, इस point पे depth कितनी है, that is H1, और इस point पे depth कितनी है, that is H2। and the density, so हमें पता है P1 pressure at liquid, हमने कितना pressure क्या find किया, that is equal to rho gh। so P1 के केस में जो मेरे पास क्या होगा, rho is constant, g is constant, what is the value of h, P1 के केस में जो height कितनी है, that is H1। now for P2 pressure at 2, where is the pressure at 2, इस point पे, that is this point, pressure at 2 पे height कितनी है, that is H2, so it's equal to rho g H2। so P1 equals to rho g H1 and P2 is equals to rho g H2। so let F1 is the force and P1 is the pressure, that is the force and the pressure at this point, and this is the F2 is the force and the pressure is P2। so मेरे पास जो pressure है, as pressure equals to force by area। now अब मेरे पास पता है फोर्स किस तरह फाइंड करेंगे, फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। नाउ इन केस, अब मेरे पास केस 1 और केस 2 आ गए। नाउ फॉर F1, ये तो मेरे पास जनरल वैल्यू, दिस इज जनरल वैल्यू टू फाइंड द फोर्स। फॉर F1 किसके बराबर होगा, F1 इक्वल्स टू P1 इंटू A1
What is the value of P1? P1 is equal to rho GH1 and it's equals to A1. So it's equal to rho GH1. So F1 equals to rho GH1 A1. In case F2 equals to P2 into A2. So what is the value of P2 and A2? So P2 is equals to rho GH2 into multiplied by A2. So these are the two values F1 and F2. अब इस केस में देखिए हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट है F1 equals to F2. So these two, this value and this value equals to each other. So F1 equals to F2. So मेरे पास क्या हो जाएगा rho GH1 A1 equals to rho GH2 A2. क्या चीज कॉमन है? दैट इज मेरे पास rho1 and rho2. So how to find? This is the value of first one. This is the value of second force. So now where to? मुझे ये डायग्राम में रिमूव कर because it's present there. No. अब मेरे पास मुझे पता है that is F1 F2 is equal to F1. So F2 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ F2 minus F1, what is the value of F2? That is rho GH2 A2, rho GH2 A2 minus rho GH1 A1. So taking common, क्या चीज कॉमन आ जाएगी? That is rho G. So मेरे पास क्या चीज बच जाएगी? H2 A2 minus H1 A1. So now what is the area? As the area is also same, so A1 equal to A2. So जो area है, area because the area is same, so rho G A and H2 minus H1. So what is the H2 minus H1? H2 minus 1 is equal to H. So putting the value, that is rho G A H. That is rho G A H. This rho G A H equals to upthrust of liquid. That is upthrust of liquid. Equals to rho G A H. That depends on the density accelerating due to gravity, area, and the height. Now putting the value, अगर इस वैल्यू में अगर हम देखते हैं what is AH. AH अगर मैं अपने सिस्टम में देखता हूँ what is the value of AH. AH अगर मैं AH is just the volume of a system. How? Because हमने पहले देखा था कि volume equals to AH. So putting the value of volume की वैल्यू अगर हम AH की जगह रिप्लेस करते हैं तो अपथ्रस्ट हो जाएगा मेरे पास upthrust equals to rho
GV. Upthrust equals to rho GV. Now upthrust equals to F2 minus F1. So F2 minus F1 equals to rho GV. This equation shows that this is the upthrust equation. This equation shows that an upthrust acts on the body immersed in a liquid and it's equal to the weight of the liquid displaced, and which is the Archimedes principle. So what is the weight? Weight is just equal to rho GV. That is, it depends on density. Weight depends on density. Weight depends on acceleration due to gravity, and weight depends on the volume. So this is the complete derivation of Archimedes principle. So hope you understand each and every point. अगर हम नोट्स की तरफ आते हैं, this is the definition. After definition, this is the explanation कि हमने क्रॉस सेक्शन को A नाम दे दिया, हाइट को क्या कर दिया, उसके बाद H1 है, H2. After doing this, H equals to this one, P1 equals to this, P is equal to FA by putting the F1 and F2. So F2 equals to F1, and now upthrust equals to this one, and now F2 minus F1 equals to rho G H2A, and F2 minus F upthrust equals to rho G AH. Upthrust of liquid A H की जगह हमने H replace कर दिया, and this is the main line. This is the main focus point. Okay, this equation shows that an upthrust acts on a body immersed in a liquid and is equals to the weight of the liquid displaced, that equals to the weight of the liquid displaced, and this statement means this is the Archimedes principle. Now मैं अब move करता हूँ अगर density of an object की तरफ. So Archimedes principle is also helpful for to determine the density of an object. So the ratio in weight of a body with an equal volume of a liquid is the same in their densities. For example, density of an object is D, density of liquid is rho, and weight of the object is W. So मैं अगर देखता हूँ कि weight of an equal volume is equal to, अगर मैं liquid की तरफ आता हूँ तो W is equal to W1 minus W2. जो हमने H is equal to H1 minus H2 किया था Archimedes principle में, वो हम simple H को replace कर रहे हैं W से. W is equal to W1 minus W2. So W2 is the weight of the liquid, and so according to Archimedes principle ये कहता है कि जो density है मेरे पास, that is density divided by rho. What is this density? Density of an object, and this is the density of liquid. It is equals to, that is W. W can the weight of an object, and equals W1 equals to W is the weight of the liquid. So W. So how to find D? So D equals to rho W1 divided by W. As हमने पढ़ा W equals to W1 minus W2. So D equals to rho W1 and W1 minus W2. So इस केस में मैं जो है D, that is the density of an object में find कर लूँगा. So in case for example मुझे rho given होगी, W1 की value W2 की value मुझे given होगी, by putting the value in this formula I can find the value of D. Now इस केस के बाद हम आते हैं, next topic is principle of flotation.
What is principle of flotation? कि a floating object displays a fluid having weight equals to the weight of an object. कि जितना कितना डिस्प्लेस होगा उतना डिस्प्लेस होगा कि जितनी उसका वेट है सिस्टम का. और वेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी बोट है, अगर इसे डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसने जो वाटर को डिस्प्लेस करना है वो इस वाटर को डिस्प्लेस करना है, तो ये अपनी न्यू पोजीशन पे आएगी. सो अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू दी जो उसकी वेट ऑफ शिप के इक्वल टू जितना वेट ऑफ वाटर होगा उतना वेट ऑफ वाटर से डिस्प्लेस करना है, तभी जाके मेरा जो शिप है वो आगे मूव करेगा. एंड ऑब्जेक्ट सिंक्स, एक चीज डूबती है इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स. एक चीज क्यों डूबती है कि जो उसका वेट है, फॉर एग्जांपल हमने जो बात की थी दैट इज दिस इज वेट, दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स. अगर वेट ग्रेटर है, इन केस वेट ग्रेटर है अपथ्रस्ट फोर्स से, सो अब बॉडी डूब जाएगी. एंड ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? जब वेट जो है वो लेस होगा अपवर्ड फोर्स से, अपथ्रस्ट फोर्स से. Archimedes principle is applicable on liquid as well as gases. This is major point. ये MCQs में आता रहता है पॉइंट के is Archimedes principle applicable for gases? Yes, Archimedes principle is applicable of both liquid and gases. अब मैं बात करता हूँ अगर शिप्स एंड सबमरीन्स की कि वो किस तरह फ्लोट करती हैं. So a wooden block floats on water. It is because the weight of an equal volume of water is greater than weight of the block according to principle of flotation. Floats that a body floats if it displays water equal to the weight of the body. जो हम पहले पढ़ चुके हैं that कि अगर उसने डिस्प्लेस होना है तो उसने उतना ही डिस्प्लेस करना है वाटर और लिक्विड अपने मूव होने के लिए. So ship and the boats are designed on same principle of flotation. Submarines की बात करते हैं तो submarine can travel over as well as underwater. Submarine समंदर की सरफेस पे भी मूव कर सकती हैं और अंडरग्राउंड भी मूव कर सकती हैं. It also works on principle of flotation. It floats over water when weight of water equals to its volume and is greater than its weight. Under this condition, it is similar to the ship and remains partially above than the water level. It has a system of tanks which can be fitted with seawater. When these tanks are fitted with seawater, the weight of submarine increases. As soon as its weight becomes greater than upthrust, it dives into water and remains underwater. To come up on the surface, the tanks impede by forcing air into them. So this is the same. जो ही मेरे सिस्टम के अंदर वेट ज्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट से, तो जो मेरी सबमरीन है वो पानी के नीचे चली जाएगी. और जो ही मेरा जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा फोर्स से, तो जो मेरा जो सबमरीन है वो मेरी सरफेस के ऊपर जो है तैरना शुरू हो जाएगी. Now after this, this is the basic topics or basic theoretical topics to understand the force and upthrust force. Basically इसको पढ़ने का यही मकसद था कि हमने आर्चिमेडेस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है. आर्चिमेडेस प्रिंसिपल ने यही कहा था कि there is a force that is weight and there is another force that is upthrust. So इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है to be in partial state. अगर मेरा upthrust force is greater than weight, तो जो मेरी बॉडी है वो फ्लोट करेगी.
अगर मेरा वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो दी बॉडी जो है वो सिंक हो जाएगी। नाउ this is general or the summary of all the asymmeters and the properties. Now the next topic is elasticity. This would be the last topic including stress and strain. So what is the elasticity? Elasticity is just the property of body to restore its original size and shape as the deformed form is called elasticity. So अगर deforming force की बात करता हूँ, the applied force that changes shape, length or volume is called deforming force. So how to describe elasticity? For example, this is a bar and you apply some force there at edges and there. So after some time its shape converts into this. So after removing force, अब जो ही मैं remove कर रहा हूँ force, so it converts into or it's obtain its original position. So this process is known as elasticity. जो मेरा शेप, जो मेरी बॉडी है वो एक बार डिफॉर्म हो रही है, बट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, जो ही मैं फोर्स रिमूव कर रहा हूँ, जो मेरा सिस्टम है या बॉडी है वो ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है। इट्स दी इलास्टिक फोर्स। अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और वो जो सिस्टम में मेरा दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, इट्स नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। नाउ इसमें अब मेरे पास मेजर इज दी फर्स्ट इज टू नो व्हाट इज स्ट्रेस। What is E-double-S? Stress. The deforming force acting on unit area is known as stress. So stress equals to pressure, that is equal to pressure। और ये प्रेशर जो है बेसिकली ये प्रेशर जो मेरे पास एक्शन है, वाइल जो मेरे पास स्ट्रेस है वो एक रिएक्शन है। तो इसकी जो और स्ट्रेस की जो फार्मूला है वो सेम है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। सो स्ट्रेस का जो साइन है मेरे पास इस तरह लिखा जाता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स by area। So stress is generally equal to pressure, जो हमने देख लिया, but pressure is action, while stress is reaction। अब हमने पढ़ लिया कि जो स्ट्रेस एंड प्रेशर है बोथ आर इक्वल। क्यों? कि स्ट्रेस भी वही है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो प्रेशर है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। सो डिफरेंस इज कि जो प्रेशर है is just the action and the stress is the reaction। Now इसको डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सिस्टम। अब इस सिस्टम पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज दिस वन। अब इस सिस्टम को अपनी शेप में मेंटेन रखने के लिए जो प्रेशर मस्ट बी इक्वल्स टू स्ट्रेस। तो प्रेशर जो मेरे पास है वो है क्या? वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो स्ट्रेस है वो भी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मुझे बताएं, अब मेरे सिस्टम को स्टेबल रहने के लिए स्ट्रेस और फोर्स मस्ट बी इक्वल। लेकिन अब जो एक जो होगा वो एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा, दैट इज वन इज पॉजिटिव और अदर इज नेगेटिव। एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरे की वैल्यू नेगेटिव होगी। इन केस अगर मेरे पास प्रेशर इज पॉजिटिव माइनस स्ट्रेस
इज नेगेटिव, लेकिन मुझे पता है कि होल सिस्टम में चेंज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, के होल सिस्टम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया माइनस फोर्स बाय एरिया। नाउ दिस पॉजिटिव साइन कैंसिल आउट दिस, so it's equals to zero। so इस तरह जो है हम डिफाइन करते हैं कि जब प्रेशर और एक्शन है, प्रेशर और स्ट्रेस है, प्रेशर इज एक्शन while stress is reaction। one sign must be positive, other is negative to be in a कि जो मेरी बॉडी है वो स्टेबल रह सके। नाउ दिस इज जो मेरे पास इनकी यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ सेम, बोथ की यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नाउ आफ्टर स्ट्रेस द नेक्स्ट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन इज जस्ट द चेंज इन शेप। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it may change its length, volume, or shape। A comparison of such a change caused by the stress with original length। अगर लेंथ में चेंज आ रही है मेरे पास, this लेंथ में आ रही है या वॉल्यूम में आ रही है चेंज, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल वॉल्यूम में, इट्स नोन एज स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय ओरिजिनल लेंथ, original length। Now, in second case, I am applying force F1 and F2। After doing this, जो मेरी इसकी और ये लेंथ है, ये तकरीबन इतनी इंक्रीज हो गई है। सो फर्स्ट इसकी जो ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, और ये जो लेंथ है इसकी, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज डेल एल। ये चेंज इन लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज चेंज इन लेंथ। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेन। सो इफ अ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन लेंथ, अगर वो चेंज इन लेंथ सिर्फ कर रहा है, इट्स नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन so tensile strain is just the change in length, change in length। For example, अगर मैं strain देखता हूँ, strain is denoted by this sign, strain is equal to change in length, that is del L, divided by original length, that is L naught। So what is change in length? Change in length की unit मीटर ही होगी, original length भी मीटर में, so meter cancel, so strain has no unit। तो इसकी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। इट्स बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। सो दिस इज द स्ट्रेन। नाउ आफ्टर दिस वी एक्सप्लेन, हम स्ट्रेन और स्ट्रेस पे जो है अपनी एक नई क्वांटिटी जो है उसको प्रूव करते हैं, या उसको इस्तेमाल करके हम एक नया लॉ है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मेरे पास ये कहता है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी by the stress applied to it is directly proportional to the stress within elastic limit। For example, जो stress apply हो रही है वो directly proportional to strain। इसका क्या मतलब है? That is, the stress equals to strain that is stress is directly proportional to strain now stress equals to constant and strain
कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म हो रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू एंड इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है हमेशा. सो कांस्टेंट इक्वल टू स्ट्रेस, अवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट. स्ट्रेस equals to constant. So Hooke's law is applicable to all kinds of deforming body. Now deforming body depends on different things. So, and all types of matter, that is solid, liquid or gas, within certain limit, that is elastic limit. This limit tells the maximum stress that can safely applied on the body without causing permanent deformation. For example, अगर ये मेरी टोटल लेंथ है और ये फोर्स और डिफॉर्मेशन का एक ग्राफ है मेरे पास, तो दिस इज द इलास्टिक लिमिट. इस पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है. आफ्टर द स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट ये मेरे पास ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है. इस पॉइंट के बाद जो मेरा मटेरियल है वो टूट जाता है. तो हमने इस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो स्टडी करनी है, दैट इज द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के अंदर जो हमने कंडीशन एक स्पेसिफाइड की है, दैट इज द अंडर द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट का मतलब भी यही है कि मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो आफ्टर रिमूविंग द फोर्स बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए. सो दिस इज द जनरल के हुक्स लॉ स्टेट्स. नाउ अगर मैं उसकी व्हेन stress cause the limit called elastic limit, a body is permanently deformed or is and is unable to restore its original shape and size. So what is the, अब यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म इंड्यूस होगी, that is the Young's modulus. Young's modulus is thus the ratio of tensile strength to that is tensile stress to tensile strength. So Young's modulus is equals to, ये डोनेट होता है y के साथ, और इस just the ratio of stress by tensile strength. What is tensile strength? हमने भी पढ़ा है. What is tensile strength? Tensile strength वो strength है जो चेंज करती है लेंथ को. सो कंसीडर, अब मैं कर रहा हूँ, कोई मेरे पास बार है, बार ऑफ लेंथ मेरे पास L0 है with a cross sectional area A. Let an external force equal to the weight. कोई मेरे पास, that is the bar, बार की जो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ है that is L0, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया that is A, और एक फोर्स अप्लाई हो रही that is F, और जो वेट है that is W. सो चेंज इन लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगा, जो लेंथ चेंज हुई है माइनस L0 ओरिजिनल लेंथ. सो जो मेरे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये स्ट्रेस फाइंड करता हूँ पहले, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया एंड स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ क्या है मेरे पास, L माइनस L0 divided by original length, that is L0. So it's equals to del L by L0. So what is the value of stress? Putting the value in y, so y is equal to, stress equals to F by A and strain equals to del L by L0. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट इक्वल टू, ये L0 ऊपर चल जाएगा, तो F L0 divided by del L into A. तो इसकी यूनिट क्या होगी मेरे पास, यूनिट एस एम एस डी स्ट्रेस. तो क्यों कि बिकॉज
strain has no units, so Young's modulus वो stress की unit है वो same होगी, that equals to Newton per meter square. So this is the whole derivation of Young's modulus कि हमारे पास Young's modulus के केस में अगर एक सिस्टम आ जाता है तो हाउ टू पुट द वैल्यू इन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस. जनरल मेरे पास एक फार्मूला आ गया, दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड कि मेरे पास जो स्ट्रेस है वो y is equals to FL0 divided by del L into A. So this is the complete elaboration and complete lecture of chapter number 7. Hope you understand each and everything. And good. If there is any problem, I am there to answer any query. And good luck for this lecture. And Allah Hafiz. And we'll meet in the next lecture, that is chapter number 8.